शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डेटाबेस सिस्टम्स के कोर्स में लैब वर्क करते वक्त हमने प्रीवियसली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करते हुए कुछ लैब वर्क किया था और उसके बाद हमने स्विच करना था ओरेकल डेटाबेसेस पर। तो ओरेकल डेटाबेसेस के लैब की सीरीज़ में आज पहली लैब में वेलकम। माय नेम इज़ डॉक्टर इरफान खान। After completing these labs, you should be able to identify the major components of Oracle database, retrieve row and column data from tables with the select statement, create reports of sorted and restricted, that means filtered data, employ SQL functions to generate and retrieve customized data। SQL के functions को use करना भी देखेंगे कि डाटा को अगर हम कस्टमाइज करना चाहते हैं, फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो हम कैसे लेंगे। रन कॉम्प्लेक्स क्यूरीज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, रन डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स टू अपडेट डाटा इन ओरेकल डेटाबेसेस। अगर डाटा को अपडेट करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, नया डाटा ऐड करना हो तो DML उसको बोला जाता है। और DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज टू क्रिएट एंड मैनेज स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, नए टेबल क्रिएट करना, टेबल की सेटिंग्स वगैरह करना, प्रॉपर्टीज सेट करना, प्राइमरी की सेट करना, तो ये DDL स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास, हम उनकी मदद से करेंगे। तो लैब वन में SQL की लैब वन, एक्चुअली तो ये हमारी लैब वन नहीं है लेकिन SQL की लैब वन में आज हम लर्न करेंगे हाउ टू रिट्रीव रो और कॉलम डाटा फ्रॉम टेबल्स विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन उसकी लर्निंग से पहले जब हम ओरेकल वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ओरेकल फॉर प्रैक्टिस हमें कुछ डेटाबेस स्कीमा प्रोवाइड करती है। डेटाबेस स्कीमा से मतलब कि डेटाबेस के टेबल वगैरह बने होंगे, उसमें प्राइमरी की वगैरह एडजस्ट की होगी, फॉरेन की एडजस्ट की होगी, उनके आपस में लिंक्स होंगे, रिलेशनशिप जैसे बोलते हैं। और ये मुख्तलिफ हमें ओरेकल प्रोवाइड करती है जिसमें HR ह्यूमन रिसोर्सेज का आजकल है। इससे पहले जो स्टार्टिंग में था वो एक स्कॉट स्कीमा इस्तेमाल होता था जिसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ये दो टेबल पर वर्किंग जस्ट होती थी। तो यहाँ पर ज़रा टेबल ज़्यादा कर दिए गए हैं। हम ये प्रैक्टिस अपनी ओरेकल लैब्स की ह्यूमन रिसोर्सेज HR स्कीमा जिसको बोलते हैं HR स्कीमा में करेंगे। इसमें हमारे पास जो मेजर टेबल्स हैं वो तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ही हैं। इसके अलावा जॉब्स, जॉब हिस्ट्री, कंट्रीज, लोकेशन और रीजन, ये हमारे मुख्तलिफ टेबल्स होंगे। ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है इसको ER डायग्राम कहते हैं। थ्योरेटिकली हमारा नेक्स्ट कोर्स जो है वो ER डायग्राम पर। अब ये प्रैक्टिकल वर्क आपने करना कैसे है, इसमें ये भी ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिकल वर्क आप किस तरह परफॉर्म करें। जो कुछ यहाँ पर मैं SQL स्टेटमेंट्स आपको बताऊंगा लेक्चर में, आज के लेक्चर में और कमिंग लेक्चर्स में, तो उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ पर करें। ये एक वेबसाइट मैंने दिखाई है freesql.com। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये फ्री SQL वेबसाइट को ओपन करते हैं। ड्यू टू नेटवर्क स्पीड इट इज़ टेकिंग सम टाइम। ओके, तो आपके सामने ये एक स्क्रीन आ गई है। मुख्तलिफ पोर्शंस को अगर आप चेक करेंगे तो इस साइड पर नेविगेटर जहाँ पर कहा गया, दरमियान वाला पोर्शन जो है, कॉलम जो नज़र आ रहा है उस SQL वर्कशीट लिखा हुआ है। SQL की स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर राइट डाउन किया करेंगे और उसके रिजल्ट ये नीचे वाले पोर्शन में हमें नज़र आएंगे। और इधर कुछ लाइब्रेरी, कम्युनिटी लाइब्रेरी, रिसेंट व्यूड डाटा दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल भी दिए गए हैं। आप इन ट्यूटोरियल्स को चेक करना चाहें तो वो ट्यूटोरियल्स भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स यहाँ पर ओरेकल डेटाबेस के मतलब अवेलेबल। चूँकि वाइडर स्क्रीन हमें रिक्वायर है थोड़ी सी, तो इसको क्लिक करके ये वाइडर स्क्रीन हमें थोड़ी सी अवेलेबल हो गई। इसको भी हम चाहें तो ऑफ कर सकते हैं या मज़ीद वाइडर स्क्रीन लेने के लिए लेफ़्ट या राइट मूव कर सकते हैं। अगर नेविगेटर को गौर से देखें तो यहाँ पर हमें जो पहला स्कीमा ही नज़र आ रहा है वो HR स्कीमा नज़र आ रहा है। HR स्कीमा के अलावा ये मुख्तलिफ स्कीमास हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स स्कीमा पर काम करेंगे और ज़्यादा पॉपुलर भी यही है स्टडीज़ में। तो इसलिए इसको स्टार्ट करते सारे ऑटोमेटिकली हमारे सामने भी यही अपीयर हुआ था स्कीमा। इस स्कीमा में फिर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैं, व्यूज़ होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, फंक्शंस डिफाइन किए होते हैं। ये तमाम ओरेकल में या जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस स्कीम्स होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी हमारे पास इस तरह ये ऑब्जेक्ट थे, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं
जिसमें से सबसे प्राइमरी हैसियत रखने वाला टेबल ऑब्जेक्ट होता है। टेबल्स होंगे, उसमें रिकॉर्ड्स होंगे, तो तभी हम बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकेंगे। तो टेबल ऑब्जेक्ट में रहते हुए नीचे एक लिस्ट आ रही है कि कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन टेबल्स को नाम को यहाँ पर पढ़ें, एच आर शुरू में डॉट एच आर डॉट यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि स्कीमा एच आर को यूज़ करते हुए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ स्कीमा यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो हर टेबल के साथ बताना ज़रूरी है कि हम कौन से स्कीमा की बात कर रहे हैं। जो टेबल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो ये वही टेबल्स हैं जो आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईआर डायग्राम में दिखाए गए थे। सेम वही टेबल्स हैं, और हर टेबल को अगर आप मज़ीद ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उस टेबल में मौजूद एट्रीब्यूट्स जो हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट से मिलकर वो टेबल आपका बना है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने आ जाती है। जैसे ये डिपार्टमेंट टेबल में 4 एट्रीब्यूट्स दिखाए गए हैं जिनकी मदद से ये टेबल बना है। और अगर आप ईआर डायग्राम को भी देखें तो डिपार्टमेंट टेबल में 4 एट्रीब्यूट्स नीचे दिए गए हैं, और जो ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं एट्रीब्यूट, वो प्राइमरी की हमारी हैं, बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ ओपन करने की अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, चूंकि आपको नहीं मालूम कि इन टेबल्स में एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको तमाम एट्रीब्यूट्स के नेम वगैरह सामने आ जाएंगे कि उस टेबल में एट्रीब्यूट्स कौन कौन। ओके स्टूडेंट, ये मेरे ख्याल में आप अच्छी तरह समझ गए हैं। लाजमी अपने लैपटॉप पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। freesql.com इसको आपने ओपन कर लेना है, और उसमें ये स्कीमा आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये ज़रा वाइडर स्क्रीन आपने कर लेनी है, और इवन यहाँ से थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लें, जितना मिनिमाइज ये हो सकता है, क्योंकि हमने एक वक्त में एक स्टेटमेंट लेकर प्रैक्टिस करनी है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने एक स्टेटमेंट लेकर ये प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर इसके रिजल्ट आएंगे, अभी हम प्रैक्टिस भी करके आपको दिखा देते हैं। पहले ये समझ लें कि एसक्यूएल की जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, उसकी कैपेबिलिटीज हमारे पास क्या है। उसकी कैपेबिलिटीज में 3 कैपेबिलिटीज मेजरली हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से मतलब हम ये लेंगे कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में बता दें कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का डाटा देखना चाहते हैं। तमाम एट्रीब्यूट्स का डाटा भी देख सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन। लेकिन हम सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, सिलेक्टेड कॉलम्स, उनका डाटा भी हम देख सकते हैं, तो ये प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी कहलाएगा। सेकेंडली कैपेबिलिटी जो है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन से मतलब यह जाता है कि हम रिस्ट्रिक्ट करें कि हमने कौन से रिकॉर्ड्स व्यू करने हैं, रोज कौन सी होंगी, सिलेक्टेड रोज, रिकॉर्ड्स कौन से हों। तमाम रिकॉर्ड भी हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सिलेक्टेड देखना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं, तो हम वो वाले रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। और लास्ट वन जो मेजरली इंपॉर्टेंट है, दैट इज जॉइन कैपेबिलिटी। जॉइन कैपेबिलिटी में हम टेबल 1 को टेबल 2 के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। एक टेबल की प्राइमरी की और दूसरे टेबल की फॉरेन की मदद से इनको आपस में ज्वाइन किया जाता है। तो ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कैपेबिलिटीज में प्रोजेक्शन, सिलेक्शन और जॉइंट कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटीज हमारे पास यूज होंगी। बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट अगर हम अपने पास चेक करें, तो बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट में स्ट्रक्चर ये आपके सामने दिखा दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से चेक कर लें। सिलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम स्टेरिक साइन यूज कर सकते हैं, या पाइप साइन से मतलब और, स्टेरिक साइन यूज कर सकते हैं, या ये जो कर्ली ब्रेसेस में दिखाया गया है, इनमें से सिलेक्टेड, इसमें से हर चीज जरूरी नहीं है, लेकिन सिलेक्टेड, सिलेक्टेड में ये है कि हम कॉलम नेम दे सकते हैं, हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, ये एक से ज्यादा मरतबा रिपीट हो सकता है, ये मुख्तलिफ चीजें। तो मेजरली सिलेक्ट, स्टेरिक साइन यानी क्या देखना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल, कौन से टेबल से देखना चाहते हैं। तो सिलेक्ट आइडेंटिफाइज द कॉलम टू बी डिस्प्लेड। एक तो ये बताया जाता है सिलेक्ट स्टेटमेंट में कि कौन से कॉलम हमने व्यू करने हैं, और इसमें फ्रॉम के साथ आइडेंटिफाइज द टेबल कंटेनिंग दोज कॉलम्स। फ्रॉम के साथ कंडीशंस भी आएंगी, लेकिन रिसेंटली अभी बेसिक में फ्रॉम के साथ हम ये बताएंगे कि हम कौन से टेबल के कॉलम देखना चाहते हैं, टेबल नेम भी हम बताएं। तो ये जनरल अभी सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स में यूज करते वक्त कैसे, वो डिफरेंट एग्जांपल के साथ आपके सामने डाटा आएगा। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम्स को चेक करते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम में डिपार्टमेंट्स, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो फिर आपके
सामने जो डाटा डिस्प्ले होगा वो डिपार्टमेंट टेबल के तमाम कॉलम्स का, तमाम एट्रीब्यूट्स का डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट्स है हमारे पास: डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी। ये 4 एट्रीब्यूट्स थे तो हर रिकॉर्ड के। लिमिटेड रिकॉर्ड यहाँ पर स्क्रीन में स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर लिमिटेड रिकॉर्ड दिखाए हैं। रिकॉर्ड इससे ज़्यादा आपको डेटाबेस में नज़र आएंगे। मैंने यहाँ पर 7 रिकॉर्ड डिस्प्ले किए हैं कि रिजल्ट हमारा किस शक्ल में आएगा जहाँ से हम इसको व्यू कर रहे हैं। चलते हैं हम जहाँ से हमने इस डाटे को देखना था, फ्री एसक्यूएल पर। तो वहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट हम टाइप डाउन कर देते हैं, जो स्टेटमेंट हमने अभी वहाँ से देखी थी। स्टेटमेंट हमारे पास थी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। लेट्स चेक। यहाँ पर एक बात का इसका ख्याल रखिएगा कि जब भी यहाँ पर लिखना है तो आपने साथ स्कीमा नेम बताना है। दोबारा जरा स्लाइड्स को चेक कर लें। स्लाइड्स में मैंने नहीं दिया हुआ है। एक्चुअल जो ओरेकल इंस्टॉल की हो वहां पर एक वक्त में एक स्कीमा में हम लॉग इन हुए होते हैं कि हमने कौन से स्कीमा को यूज करना है। अगर हमने एक्सेस एक से ज्यादा स्कीमास की ले ली हुई है तो वहां भी हमें बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेस लिमिटेड कर दी गई है कि कौन से स्कीमा की एक्सेस हमें अवेलेबल है, तो वो वहां पर फिर स्कीमा बताना जरूरी नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली उस स्कीमा के अंदर जो टेबल्स हैं उसका जिक्र आएगा। यहाँ पर चूंकि हमारे पास एक से ज्यादा स्कीमास अवेलेबल हैं तो हमें बताना पड़ रहा है कि कौन से स्कीमा की हम बात कर रहे हैं। तो HR डॉट डिपार्टमेंट्स हमने लिखा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद ये रिकॉर्ड्स हमारे सामने कुछ डिस्प्ले हो गए हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये रिकॉर्ड मेरे पास 27 डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। वहाँ स्लाइड्स में मैंने कम दिखाए हुए हैं। एक वक्त में एक मरतबा देखने के बाद ये स्क्रीन आप क्लियर करते रहें ताकि आपको साफ नज़र आए कि जो स्टेटमेंट आपने यूज़ की है आपको रिजल्ट्स किस तरह के वहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। मजीद इसमें प्रैक्टिस हम करते हैं स्लाइड स्टेटमेंट के साथ। बजाय स्टैटिक देने के, स्टैटिक कवर करता है कि तमाम एट्रीब्यूट्स दिखा दिए जाएं, तमाम कॉलम्स दिखा दिए जाएं। हम कॉलम नेम सिलेक्टेड यूज़ कर सकते हैं, हम कॉलम नेम बता सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम नेम 2 बता दिए गए, डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी। सिर्फ ये 2 एट्रीब्यूट्स का डाटा दिखाओ फ्रॉम टेबल्स। तो अगर ये स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि हमने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स का डाटा देखना है या सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स का देखना है, स्टैटिक साइन ही हमने यूज़ किया, तो फिर सिर्फ जो हमने मेंशन किए होंगे उन्हीं एट्रीब्यूट्स का डाटा हमारे सामने डिस्प्ले होगा। इस स्टेटमेंट को भी अगर प्रैक्टिकली आप देखना चाहते हैं तो मैं परफॉर्म कर देता हूँ। हमने स्टेटमेंट राइट डाउन कर ली और स्टूडेंट्स अगेन चेक करें कि मैंने यहाँ साथ मेंशन किया, अपनी स्टेटमेंट में स्कीमा मेंशन किया है कि डिपार्टमेंट्स टेबल कौन से स्कीमा से होंगे। जो आपको स्लाइड्स दिखाई गई हैं उन स्लाइड्स में हम नहीं राइट डाउन कर रहे, यहाँ पर हम राइट डाउन नहीं कर रहे कि स्कीमा हमारा कौन सा होगा। आपने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि वहां पर आप स्कीमा लाजमी लिखेंगे वरना वो आपके एरर जनरेट होगी। तो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो चेक करेंगे अब हमारे पास सिर्फ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हमने मेंशन किए थे कि कौन से एट्रीब्यूट्स का डाटा हम देखना चाहते हैं, सिर्फ उन सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स का रिजल्ट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखने के दौरान कुछ बातें जो आपके इल्म में होनी चाहिए कि एसक्यूएल स्टेटमेंट आर नॉट केस सेंसिटिव। अगरचे मैं एसक्यूएल की स्टेटमेंट जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ और एट्रीब्यूट्स का नाम और डिपार्टमेंट टेबल्स वगैरह का नाम जो है वो मैं स्मॉल लेटर्स में टाइप कर रहा हूँ, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है। वो सिर्फ हम अपनी रीडेबिलिटी को बेहतर करने के लिए, यहाँ पर दोबारा व्यू करें, हम सिर्फ अपनी रीडेबिलिटी को व्यू करने के लिए कि हमने ये डिसजॉइन कर लिया। हम एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट्स के कीवर्ड्स हैं जैसे सिलेक्ट है, फ्रॉम है, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे और एट्रीब्यूट्स या डिपार्टमेंट्स वगैरह को जो है वो हम स्मॉल में लिखेंगे। या आप इसको उल्ट कर लें, आप एसक्यूएल की स्टेटमेंट स्मॉल लेटर में लिख लें और डिपार्टमेंट नेम और जो है एट्रीब्यूट नेम वगैरह वो आप कैपिटल में लिख लें। दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहे आप तो तमाम को स्मॉल में कर लें या तमाम को कैपिटल में कर लें, कैप्स में कर लें, ये आपके लिए ठीक होगा, केस सेंसिटिव नहीं है। सेकेंडली, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी एंटर्ड ऑन 1 or more लाइन्स।
एक से ज़्यादा लाइन्स पर भी आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रीवेटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइन्स। क्लासेस हम यूज़ करेंगे आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइन्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और इंडेंट्स आर यूज्ड टू एनहांस रीडेबिलिटी, जैसे प्रोग्रामिंग में भी जब लूप शुरू होता है या इफ ब्लॉक शुरू होता है तो ब्लॉक के अंदर वाला हिस्सा हम इंडेंट कर देते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट उसको राइट साइड पर मूव करके लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी अगर टाइपिंग में मल्टीपल लाइंस आप यूज कर रहे हैं तो अपनी टेक्स्ट को इंडेंट कर लिया करें ताकि वो जरा रीडेबिलिटी क्लियर हो जाए। तो ये जनरल थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस थी। नेक्स्ट हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कुछ चीजें और चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सामने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में चेक करें, हमने एम्प्लॉयज टेबल में से अब डाटा व्यू करना है, जिसमें से लास्ट नेम को चेक करेंगे, सैलरी को चेक करेंगे और सैलरी प्लस 300। सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह का होगा कि लास्ट नेम हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, सैलरी डिस्प्ले हो रही है और हर रिकॉर्ड में सैलरी में 300 का एडिशन करके जो आंसर बन रहा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का, वो डाटा भी हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हैं उनको अपनी क्यूरी में सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जब आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करें तो जनरल रूल जो मैथमेटिक्स में यूज होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है हमारे पास। इस ऑर्डर में हमने उसको फॉलो अप करना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो यहाँ पर भी उन्हीं रूल्स के साथ, अरिथमेटिक रूल्स के साथ इंप्लीमेंट हो। तो ये दो केस आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल्स में। पहले केस में हमने जब अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज किया तो हमने वहां पर कहा 12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी प्लस 300। इसका जो हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले में आएगा, वो डिस्प्ले में अगर आप रिजल्ट चेक करें तो रिजल्ट ये हुआ कि सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, यानी एक साल की सैलरी कितनी हुई थी, एक साल की सैलरी में 300 का इंक्रीमेंट कर दिया। तमाम रिकॉर्ड ऐसे हैं कि हर साल की सैलरी, हर एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी जो पर मंथ दिखाई गई थी मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो वो एनुअल सैलरी हो गई। एनुअल सैलरी में 300 का एडिशन हो गया तो वो आपको वो डाटा डिस्प्ले में नजर आ रहा है। जबकि रिक्वायर ये था कि हर मंथ में 300 का इंक्रीमेंट, 300 का इंक्रीमेंट कर दिया जाए और फिर सैलरी एनुअल बनाई जाए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हर मंथ 300 का इंक्रीमेंट करके फिर एनुअल सैलरी डिस्प्ले करना चाहें तो फिर हमारी स्टेटमेंट कुछ यूं होनी चाहिए कि हम सैलरी प्लस 300 जो है इसको पैरेंथेसिस में दे दें ताकि ये ऑपरेशन पहले, अरिथमेटिकली ये ऑपरेशन पहले सॉल्व हो और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो बाद में सॉल्व। तो जो पहले रिजल्ट था उसकी बजाय आप जो नई स्टेटमेंट लिखी गई है केस 2 में, जो स्टेटमेंट लिखी गई है उसके साथ जो रिजल्ट आएगा वहां पर डिफरेंस चेक करें। जो पहली स्टेटमेंट थी उसमें हमारे एनुअल सैलरी प्लस 300 हो रहा था, यहाँ पर हमारा पर मंथ सैलरी में 300 होने के बाद फिर एनुअल सैलरी कैलकुलेट हुई है। तो सैलरीज का फर्क काफी ज्यादा हमें नजर आ रहा है। दैट मीन कि अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है उसका भी ख्याल रखना हो। नेक्स्ट, कॉलम नेम के साथ अलाइज नेम, यानी जो कॉलम नेम एट्रीब्यूट्स में नजर आ रहे थे, टेबल के एट्रीब्यूट के तौर पर जो हमने कॉलम नेम दिए हुए थे, उसकी बजाय अगर हम अपनी आसानी के लिए प्रॉपर कोई नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। अ कॉलम अलाइज रीनेम अ कॉलम हेडिंग, कॉलम की जो हेडिंग होती है एट्रीब्यूट जो टेबल में होता है उसको रीनेम कर देता है। परमानेंटली टेबल में नहीं करता, सिर्फ रिजल्ट्स में करता है। इज यूजफुल विद कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस में हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। इमीडिएटली फॉलोज द कॉलम नेम, ये अलाइज नेम जो है ये कॉलम नेम के फौरन बाद हम देंगे। देयर कैन बी ऑप्शनल एज कीवर्ड, दरमियान में एज कीवर्ड भी टेबल नेम, सॉरी कॉलम नेम के बाद जो अलाइज नेम देना है उसके दरमियान एज भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको अगर आप स्किप भी कर लेंगे तो वो इट्स ओके, अभी ये वर्किंग इसकी हो जाएगी। रिक्वायर्स डबल कोट इफ इट कंटेन्स स्पेसेस, अगर अलाइज नेम में स्पेसेस वगैरह हैं
या स्पेशल कैरेक्टर हैं तो फिर उस अलाइज नेम को डबल कोड में लिखें, वरना डबल कोड जरूरी नहीं। तो लेट्स डू सम प्रैक्टिस ऑफ दिस। यहाँ पर एक प्रैक्टिस में दिखाया गया है, हमने लास्ट नेम को एज नेम कह दिया, एज नेम डिस्प्ले करो, और जो एट्रीब्यूट था हमारे पास कमीशन परसेंटेज के एतबार से, उसको हमने कह दिया कि सिर्फ कमीशन COMM कमीशन ये नेम दिखाया जाए। तो यहाँ पर आप चेक करें कि अब हमारे एट्रीब्यूट का नेम चेंज हो गया। अगर प्रीवियस एग्जांपल्स को आप देखना चाहें, यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल्स को अगर आप देखें, आपके पास ये है कि जो आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाई थी, या जो आपने आपके एट्रीब्यूट का नेम था, एट्रीब्यूट का नेम है लास्ट अंडरस्कोर नेम, वो वैसे ही नजर आ रहा है, लास्ट अंडरस्कोर नेम। या जो आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाई है, तो वो पूरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अलाइज नेम को यूज करने का फायदा ये होगा कि आप अगर लास्ट नेम की बजाय जस्ट उसको एज ए नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं, एट्रीब्यूट की हेडिंग नेम आ जाए और कमीशन परसेंटेज की हेडिंग की बजाय कमीशन आ जाए, तो वो डाटा भी नजर आएगा। यहाँ रिकॉर्ड में मैंने रिकॉर्ड नंबर 1 से नहीं दिखाया, रिकॉर्ड नंबर 1 से ऑनवर्ड कुछ रिकॉर्ड ऐसे थे जिनका कमीशन जो है वो नल वैल्यू थी, तो मैं जानबूझ के उसको स्क्रीन को स्क्रॉल करके नीचे ले गया था। तो यहाँ पर आप देखें नल वैल्यूज वो होती है कि कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया है, दैट मीन कि इसमें हमने जीरो भी नहीं लिखा कि इस बंदे का कमीशन जो है वो जीरो है, ये भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं डाटा प्रोवाइड किया। ये नल वैल्यूज को ऐसा कि उसने नल लिखा हुआ दिखा दिया, और जहां पर हमने कमीशन कुछ लिखा हुआ था, ये परसेंटेज में हो कमीशन होगा, 0.4%, 0.3%, 40%, 30%, 30%, 20% ये कमीशन होगा इनका। तो ये डाटा जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले आया, लेकिन असल बात यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अलाइसिस को यूज कैसे करना है। एट्रीब्यूट नेम के बाद अलाइज नेम, दरमियान में ऑप्शनली एज को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, एज को यूज ना करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं। और अगर आप अलाइज नेम में स्पेसिस वगैरह दे रहे हैं तो फिर चेक करें, यहाँ पर आप स्पेसिस अगर आपने दी है अलाइज नेम में, ये आपके सामने नेम, इसको भी आप डबल कोड में दे सकते थे अगर जो स्पेसिस नहीं है, लेकिन एनुअल सैलरी जो हमने बनाई, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, उसको एनुअल सैलरी दिखाना चाहता हूँ, और एनुअल सैलरी लिखने में यहाँ पर स्पेस है, मैं इसको एनुअल सैलरी इसी तरह स्पेस के साथ शो करना चाहता हूँ कॉलम हेडिंग के तौर पर, तो इसको डबल कोट्स में देना जरूरी है। यहाँ पर डबल कोट्स ना भी करता तो हो जाना, लेकिन अगर आप सिंगल जिसमें स्पेस नहीं है उसको भी डबल कोट्स में कर देते हैं तो वो एरर नहीं है। एज लिख लें ठीक है, एज ना लिखें ऑप्शनल है तब भी ठीक है। तो ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट आपके सामने अलाइज नेम के साथ दिखाई। आज के लेक्चर में, अभी तक के लेक्चर में जो हमने कवर किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हुए, बेसिक सिंटैक्स को देखते हुए, हमने उसमें से कुछ चीजें सिलेक्ट की हैं। कौन सी के बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट होती क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को अगर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज करना चाहें तो वो कैसे होगा, बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम तमाम एट्रीब्यूट्स को देखना चाहें या सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स को देखना चाहें, व्यू करना चाहें तो वो कैसे होगा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के साथ और अलाइज नेम के साथ अगर हम अपने डाटे को व्यू करना चाहें तो वो कैसे हो। यहाँ पर जो आपको ये मुख्तलिफ मजीद टेबल नजर आ रहे हैं, इन टेबल्स में से भी आप चाहें, एम्प्लॉय टेबल में हमने प्रैक्टिस की है, डिपार्टमेंट्स टेबल में की है, या इन्हीं दो टेबल्स में आप उनके मजीद ये एट्रीब्यूट नेम यहाँ से चेक करने के बाद उनको भी अपनी स्टेटमेंट में, सिलेक्ट स्टेटमेंट में राइट डाउन करके अपने मुख्तलिफ रिजल्ट्स को व्यू करेंगे, आपको रिजल्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट आज के लेक्चर के लिए। उम्मीद है ये वाला मॉड आपको पसंद आया होगा कि हम जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दें और आप अपने ईज ऑफ टाइम के साथ इसको व्यू कर सकें। जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको एक प्रॉब्लम आती थी कि आप नेट स्लो है या कोई और प्रॉब्लम आपको आ गई है, तो वो आपका लेक्चर मिस हो जाता था दरमियान में, अब वो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के कोर्स के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।